गुड मॉर्निंग सर। बस अभी आ रही हूँ सर। मिस्टर शुभम, जी सर। तुम आकर मिलो एक दो दिन के अंदर। जी सर, आज ही आ जाएंगे सर। कैरियर सिनॉप्सिस लिखिएगा पहले। पहले हिंदी वाले लिखे। पुस्तकों के लेखक। हिंदी वाले पे लिख लो, पुस्तकों के लेखक। विशेषज्ञ किसे कहते हैं? विशेषज्ञ किसे कहते हैं? इंग्लिश में लिखो ऑथर्स ऑफ बुक। ऑथर्स ऑफ बुक। इंग्लिश वाले ऑथर्स ऑफ बुक्स। हु इज एन एक्सपर्ट? हु इज एन एक्सपर्ट? अब इसमें हमको विशेषज्ञ की जो राय लेनी है किन सब्जेक्ट पे लेनी है? विदेशी विधि पे, यानी फॉरेन लॉ पे। हाँ, वो लिखो। हाँ, पहले लिखो। ऐसे लिखो पहले, सब्जेक्ट ऑन विच एक्सपर्ट कैन टेस्टिफाई। सब्जेक्ट ऑन विच एक्सपर्ट कैन टेस्टिफाई। पहला फॉरेन लॉ। फॉरेन लॉ। फॉरेन लॉ। मैटर्स ऑफ साइंस। मैटर्स ऑफ साइंस। क्वेश्चन ऑफ आर्ट। आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग। आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग। नेक्स्ट, फिंगर इम्प्रेशन। फिंगर इम्प्रेशन। जिन विषयों पर विशेषज्ञ राय देने के लिए सक्षम समझे जाते हैं। जिन विषयों पर विशेषज्ञ राय देने के लिए सक्षम समझे जाते हैं, इस प्रकार है। नंबर एक, विदेशी विधि। विदेशी विधि। विज्ञान के मामले। कला की बातें। कला की बातें। हस्तलेख। और लास्ट में अंगुली चिन्हों के निशान। अंगुली चिन्हों के निशान या पहचान। हो गया। अब इसी में फॉरेन लॉ, एक पहला पॉइंट। विदेशी विधि, फॉरेन लॉ। अब इसको एक्सप्लेन करना, पहला लिखो इसमें। अब मैं केस लॉ आपको डलवाते चलता हूँ, ठीक है? ये बाकी अभी एक्सप्लेन करेंगे तो फिर आ जाएगा। फॉरेन लॉ में अजीज बानो बनाम मोहम्मद इब्राहिम हुसैन। अजीज बानो बनाम मोहम्मद इब्राहिम हुसैन। इब्राहिम हुसैन।
विज्ञान और कला की बातें, मैटर्स ऑफ साइंस एंड आर्ट, मैटर्स ऑफ साइंस एंड आर्ट दूसरी हेडिंग है। इसमें आर बनाम मेसन, ये एक बार प्रॉब्लम में आया था, आर बनाम मेसन के केस को दे दिया था। आर बनाम मेसन। फिर नेक्स्ट आ जाइएगा, हैंड राइटिंग एंड फिंगर इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग एंड फिंगर इम्प्रेशन, हस्तलेख और अंगुली चिन्ह की पहचान। आर बनाम सिल्वर लॉक, आर बनाम सिल्वर लॉक, सिल्वर लॉक हो गया। फिर अन्य तकनीकी मामले, अदर टेक्निकल मैटर, अदर टेक्निकल मैटर, इसमें हनुमंत बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, हनुमंत बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। फिर विशेषज्ञों की राय का मूल्य, विशेषज्ञों की राय का मूल्य, इसमें राम नारायण बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, हम्म, संपुष्टिकरण आवश्यक नहीं, कोरोबरेशन नॉट नेसेसरी, कोरोबरेशन नॉट नेसेसरी। विशेषज्ञ ना तो न्यायाधीश है ना ज्यूरी, विशेषज्ञ ना तो न्यायाधीश है और ना ज्यूरी। वैल्यू ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन लिखा आपने? कोरोबरेशन नॉट नेसेसरी ये भी हो गया। एक्सपर्ट टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक। ये सेक्शन 45 में इतनी बातें आपको पढ़नी। हाँ, पुराना ना नया 39। अब आइए, अब ऊपर देखते हैं, उस पे पहला जो टर्म्स लिखा होगा क्या है? आप ऑथर्स ऑफ, और फिर दूसरी बार उसके बाद दूसरा पॉइंट,
इसमें भी एक केस है। कौन सा केस है? बहुत फेमस केस है। आप लोग हमेशा उसको पढ़े भी होगे और देखे भी होगे, और कहीं कहीं वो यूज भी होता है और एग्जाम में आता भी है। नहीं नहीं देखा, नहीं पढ़ा था अभी तक। आरिफ मरगानी किसका है? तो किसी को कहीं भी जोड़ देंगे। अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ मैसूर। तो मना तो जहां मना है जोड़ दो है। जहां मना है वहां जोड़ दो। अब्दुल रहमान है। मारेंगे पड़क से भी। अब्दुल रज्जाक और कहाँ अब्दुल रज्जाक वाला? किसके संबंधित अब्दुल रज्जाक? किससे? हाँ तो कुत्ता, कुत्ता क्या होता है? कौन सा साक्ष्य है? हाँ, एक्सपर्ट ओपिनियन कहाँ से आ जाएगी वहां पे? देखिए, इसमें समझना क्या है, इस जो पॉइंट लिखा था मैंने, जैसे पुस्तकों के लेखक है, ठीक है, हमें देखना क्या है, एक्सपर्ट ओपिनियन। तो क्या कोई व्यक्ति किताब पढ़कर एक्सपर्ट बन सकता है? बात इस चीज की, किताब पढ़कर कोई व्यक्ति एक्सपर्ट बन सकता है, पहली चीज। दूसरी, क्या जो किताब में बातें लिखी हैं वो सब सही ही है? तो ये डिपेंड करता है अलग अलग ऑथर्स पे। आप लोग एविडेंस पढ़ रहे हो, एक राजा राम उपाध्याय की पढ़ रहे हो कि एक डॉक्टर अवतार सिंह की पढ़ रहे हो? कुछ लोग बटुक लाल की पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग मुल्ला की पढ़ रहे होंगे। सब अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो सब में सेक्शन तो वही है, सेक्शन तो वही है, लेकिन उनका जो व्याख्यात्मक रूप है वो अलग अलग है। और अलग अलग है क्या कि किसी भी दिशा से आप आइए, अंत में आएंगे आप यहीं। बात समझ रहे हो? अंत में आप वहीं पहुंचेंगे, सेक्शन 39 पे या सेक्शन 45 पे ही पहुंचेंगे आप। लेकिन आपका व्याख्या करने का तरीका अलग है, आपका व्याख्या करने का तरीका अलग है। जैसे अबे सुन बे गुलाब, अबे सुन बे गुलाब, खून चूस खाद का तूने असिस्ट, डाल पे इतरा रहा कैपिटलिस्ट। अब आप इतने लोग बैठे हो, अब इसकी व्याख्या करो, अपनी कल्पना को उड़ान दो। अबे सुन बे गुलाब, खून चूस खाद का तूने असिस्ट, डाल पे इतरा रहा कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट पूंजीपति जो होते हैं। तो अब कवि ने तो लिख दिया, बेयरक्ट वालों ने, कानून वालों ने तो लिख दिया, अब व्याख्या करिए आप। अब कोई गुलाब के बगीचे में चला जा रहा है, ढूंढ रहा है कि भाई गुलाब कैसा है, तो शब्द पे लोग जा जाके अपना कर रहे हैं। तो लेखक ने प्रेरणा दे दी, लेखक ने क्या किया, एक प्रेरणात्मक बातें लिख दिया। और है, तो क्या उस प्रेरणात्मक बात को हम हर जगह लागू कर दें, हर साक्ष्य में ले लें? नहीं, नहीं, उसको हम ले तो सकते लेकिन बाउंड नहीं कर सकते कि नहीं यही होगा,
यही लेना होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं। तो इस तरह की रायों में न्यायालय को, या जो न्यायालय के सामने चीजों को जांच किया जाता है, विशेषज्ञों की राय के बराबर माना जाएगा। ये उनकी विशेषज्ञों की राय के ऊपर माना जाएगा, लेकिन उससे ऊपर स्थान नहीं दिया जाएगा। उससे ऊपर स्थान यानी कि अगर लेखक ने कोई बात लिख दी है, ठीक, और उस पुस्तक को हम एज अ एविडेंस ले रहे हैं, तो अब जो व्यक्ति उसको पढ़ने वाला है, क्या उसकी राय उस किताब की बातों से ऊपर हम रख के ले लें? नहीं, क्योंकि बेटा आपको जो चीजें मिली वो तो यहीं से मिली है। अब इसी आधार पे आप चल रहे हो। अगर यहाँ पे किसी वर्ड का मतलब अगर ये लिखा है तो वो वही रहेगा, आप उसके ऊपर नहीं जा सकते हो। तो यानी यहाँ पे जो जितने भी आथर्स होते हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं और फिर उसी के हिसाब से एक्सपर्ट बनते हैं। क्या हर मिस्त्री या हर कारीगर, केमिकल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर या जो भी जितनी भी इंजीनियरिंग होती, क्या हर मैकेनिक किताबें पढ़ा होता है? या जो पढ़ा होता है वो जो प्लग होता है, जो प्लग जानते हो ना आप लोग, जो बाइक में लगता है, तो क्या वो उसको उल्टा लगा के सिद्ध कर सकता कि उल्टा लगाने पे भी चलेगी? वो नहीं सिद्ध कर सकता, उससे अगेंस्ट जाके या उससे ऊपर रख के अपने आप को। तो प्लग का मतलब स्पार्क करना, स्पार्क तो वो करेगा। अब उस स्पार्क से आप गैस चूल्हा भी जला सकते हो, कुछ भी जला सकते हो, उसका यूज कहीं और कर सकते हो, यानी आग लगाने में वो काम कर सकती है स्पार्क, है ना। लेकिन हर जगह क्या हर जगह काम कर सकती है? अभी दिसंबर का महीना आएगा, नवंबर का महीना आएगा, इसमें ला के लगाना, ढेर लगा लेना और उसमें स्पार्क लगाना प्लग और मारते रहना किक। अगर आग लग जाए ढेर में तो बताना हमको, नहीं लग सकता। तो कहने का मतलब ये है कि जो किताब में चीजें लिखी है, अगर एक्सपर्ट उनको उसके स्तर से ऊपर ले जाके सिद्ध करना चाहता है तो न्यायालय उसको मानेगा नहीं। और दूसरी बात है कि लेखक की बातें जो हैं वो प्रेरणादायी तो हो सकती है, कि जरूरी नहीं है कि वो सबूत में सेट ही हो जाए या सबूत में फिट ही हो जाए, जरूरी नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे किताबों का मतलब ये, जैसे चिकित्सा विधि शास्त्र के पुस्तकों में जो मामला को कोर्ट के सामने चल रहा होता है, अब उसमें ये लिखा है कि फला व्यक्ति के पार्ट पे अगर कोई घाव लगता है, इंजरी होती है, तो वो इंजरी जो है वो धीरे धीरे करके अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो वो मौत तक ले जा सकती है। ये बात किसमें लिखा हुआ है, कहाँ पढ़ा हमने? किताबों में पढ़ा है। अब एक्सपर्ट कहता है कि नहीं साहब, इस चोट से कितना भी डिले हो जाए आदमी मर नहीं सकता है। तो अब क्या उस एक्सपर्ट की बात हम मान लें? क्योंकि उसने उस सिद्धांत के अगेंस्ट बात कह दी, उस सिद्धांत के ऊपर निकल गया वो। तो अब यहाँ पे एक बात ये हो सकती है कि जो चिकित्सा शास्त्र की बुक में लिखा हुआ है उसका रेफरेंस दूसरा हो सकता है। अभी हमने यहाँ आबे गुलाब तो बोल दिया, तो गुलाब कितना खूबसूरत फूल होता है, उसको आबे तबे करना अच्छी बात नहीं है ना। जैसे गांव के जमींदारों को या गांव के बड़े लोगों को अबे तबे करोगे तो गिरा के मारेंगे वो, है ना। तो हो सकता है कि यहाँ पे उसने गलती की हो एक्सपेरिमेंट करने में, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन किताब में लिखी बातें तो नहीं गड़बड़ हो सकती। जैसे अभी ठंडी का सीजन आ रहा है ना, कितने लोग नहा के नहीं आए सही सही बताना, इस डर से कि ठंडी लग रही है ना।
अब हमको ये बताओ कि ठंडियों में जो पानी होता है उसकी फिलॉसफी जानते हो? ठंडियों में गर्म और गर्म में ठंडा, और टंकी में जैसा मौसम वैसा, जैसा देश वैसा भेष। ठंडी में ठंडा रहेगा, गर्म में गर्म रहेगा, टंकी में ही होता है। लेकिन धरती से निकला हुआ पानी गर्मियों में ठंडा क्यों रहता है और गर्मियों में ठंडा क्यों रहता है, तो गर्मियों ठंडी में गर्म क्यों रहता है? कभी इस पे आप लोगों ने ध्यान दिया है? जिस टेम्परेचर रहते हैं उसका टेम्परेचर बदलता है। हाँ, कितना होता है पानी का टेम्परेचर? 4.4 वो तो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका, माइनस में होता है। एवरेज टेम्परेचर पानी का कितना होता है? क्यों? साइंस 18? पक्का जानते हो? पढ़े हो कि जानते हो? कहाँ पे पढ़े हो? 15 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है? 15 डिग्री सेल्सियस। अब 15 डिग्री से अगर मान लो 30 डिग्री का टेम्परेचर है तो ठंडा कौन लगेगा? पानी ठंडा लगेगा। और अगर 10 डिग्री टेम्परेचर हो गया है तो गर्म कौन लगेगा? पानी। बात समझ में आ गई ना? कांस्टेंट रहता है उसका, हाँ, वो मौसम के हिसाब से बदलता रहता है, ठीक है? उसका 15 डिग्री कांस्टेंट रहता है। जैसे ठंडे को बाद में जैसे कभी दो बुक होती हैं, किसी में कॉन्ट्राडिक्टिंग रहता है, किसी में सपोर्ट कर रहा है, किसी में कोई डिनाई कर रहा है। तो सर वो एक्सपर्ट जो ओपिनियन दे रहा है उसकी एक बुक से बात मैच होगी, एक बुक से बात डिनाई हो जाएगी। तो एक ही बुक जो है वो समय भी होता है ना कि आथर पे डिपेंड करता है कौन सा आथर है वो, ठीक है? कौन सा आथर है। तो यानी अल्टीमेटली एक लाइन की बात को इतना हम लोगों ने बढ़ा दिया है, नहीं बढ़ाना चाहिए था। एक लाइन की बात ये है कि जो भी साक्ष्य में दिया जा रहा है किसी भी चीज का, अगर एक्सपर्ट कोई चीज बोल रहा है तो वो उस सिद्धांत के ऊपर जाके नहीं बोलेगा जो सिद्धांत उसका है, ठीक है? वो उसके ऊपर साक्ष्य नहीं दे सकता है, ठीक? अब इस जो मैंने शुरू में आपको कविता पढ़ के सुनाई थी उसका अर्थ क्या आ गया, समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा था? नहीं, उसका ये मतलब है कि गुलाब का फूल देखे हो ना, कहाँ रहता है? सबसे टॉप पे खिलता है, नीचे नहीं रहता वो, दाहिने बाएं ना, टॉप पे ही रहता। जहां पे भी रहेगा कली में टॉप पे रहेगा, शाखाओं में नहीं रहता, अंदर नहीं रहता, टॉप पे ही रहता। जितनी भी शाखाएं होंगी उतनी शाखाओं में वो टॉप पे रहेगा। तो कवि ने ये उनकी रामधारी सिंह दिनकर नहीं, उनकी कविता थी ये, गुलाब चंद की, गुलाब चंद। उन्होंने समाज में उस दौर में जब गरीब लोगों को चूस कर गरीब लोगों के उस पे अमीर लोग बनते थे, नहीं गरीब अभी भी चल रहा है वो, लेकिन रूप उसका बदल गया है। जो ठेकेदारी प्रथा है ना वो यही है। तो उसी में उन्होंने कहा, उन्होंने उस गुलाब के फूल की उपमा दी थी। अबे सुन बे गुलाब, खून चूस खाद का, खाद से मतलब उनका था कि जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, जो आम जनता होती है। अबे सुन बे गुलाब, खाद चूस खून चूस खाद का तूने असिस्ट, असिस्ट मतलब बड़े बेलज्जे आदमी, बड़े बेइज्जत आदमी ने, बड़े वो, और डाल पे इतरा रहा कैपिटलिस्ट। तो हमारे समाज में जो लोग बहुत बड़े हो जाते हैं अपने आप को, जिनको आप लोग भी बड़ा कहते हो, है ना? जैसे अभी इस वक्त इलाहाबाद में कौन है सबसे बड़ा? उस टाइप में पहले अतीक को माना जाता था। तो क्या वो, उनके ऊपर ये कविता नहीं फिट बैठती? आज भी बहुत से लोग हैं, तो वो गलत तरीकों से, गलत पैसों के माध्यम से वो होते हैं। तो ठेकेदार जो होता है, ठेकेदार सबसे ज्यादा अमीर होता है, वर्कर बेचारे वहीं के वहीं रह जाते हैं, है ना? तो ये उसका सेंस था। अब एक सुनबे गुलाब, ठीक। अब विशेषज्ञ किसे कहते हैं? विशेषज्ञ किसे कहते हैं? हु इज एक्सपर्ट? एक्सपर्ट किसे कहेंगे?
तो मैंने बताया था कि एक्सपर्ट होने के लिए किसी भी प्रकार की डिग्री की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो किस बात की? स्किल की और स्पेशलाइजेशन की। स्किल होना चाहिए, किसी भी चीज में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन मतलब कि जो आप काम कर रहे हो उसमें स्पेशलाइजेशन, मतलब ही नहीं कि स्पेशलाइजेशन पीएचडी कर लिया तो इस सब्जेक्ट में आपका स्पेशलाइजेशन हो गया, वो मतलब नहीं है। यानी कि आप अपने काम के प्रति इंडल्ज रहते हो, मतलब उसी में डूबे रहते हो, वही काम कर। जैसे अभी मान लो एक शर्ट या एक साड़ी या एक कुर्ता जो भी है, दुकान वाला अगर उसको खोल के आपको दे दे और कहे कि भैया इसको लगा के रख दीजिए, अब यहीं पे समझ सकते हो कि उसके रखने में और आपके रखने में कितना बड़ा अंतर होगा। वो तुरंत मारेगा, फटाफट लगाएगा और सेट करके रख देगा। आप उसको इधर करोगे, उधर करोगे, इधर टेढ़ा होगा, उधर मेढ़ा होगा ना। ये एक स्किल होती है। तो वो क्यों ऐसा, वो क्योंकि दिन भर में वो कई बार ऐसा करता है, और आप कभी हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 10 हफ्ते में एक बार अवसर मिलता होगा आपको। बात समझ गए कि नहीं समझ? फिर दूसरी चीज ये होती कि जो बंदा जिस चीज को देखता रहता है, समझता रहता है, पढ़ता है एक्सपेरिमेंट करता है, पढ़ता है एक्सपेरिमेंट करता है। वकील साहब पढ़ते हैं फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उनके पास तमाम तरह के क्लाइंट आते हैं, या अपने क्लाइंट आते हैं, दूसरे क्लाइंट आते हैं। तो अब उनको अगर किसी अपने क्लाइंट की हैंडराइटिंग को पहचानना हो तो क्या वो डिनाई कर सकते हैं कि नहीं हमें नहीं पता किसकी है? नहीं कर सकते। वो भी हैंडराइटिंग में विशेषज्ञ होते हैं, मतलब वहां पे एज ए विशेषज्ञ एक एडवोकेट भी प्रयोग किया जा सकता है हैंडराइटिंग का। ठीक है, अभी आगे आएगा। तो या अब जैसे इसमें मसला आया कि एक ये जैसे कोई धातु है, धातु का मामला फंस गया भाई कोर्ट में कि भैया ये बताओ ये सोना है कि ये गिलट है कि ये तांबा है कि ये पीतल है, क्या है? तो अब आप लोगों में से अगर दे दिया जाए तो कुछ लोगों को अगर पता होगा उसकी टेक्निक, तो आप तो बता दोगे कि ये सोना है या पीतल है या तांबा है। तो अंतर, बेसिक अंतर जानते हो ना, एक सामान्य जागरूक नागरिक के नाते क्या अंतर होता है? हाँ, घिस के नहीं, हाथ में छू के पता चल जाएगा। कैसे? कोई पैरामीटर है क्या तुम्हारे अंदर कि छू के पता चल जाएगा? पड़ाक से भी बोलो, क्या, कैसे पता चलेगा कि? हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी से। जो सोने के अगर 3 रिंग दी जाए आपको और कहा जाए इसमें पहचानो सोना कौन है, एक ही मात्रा में, एक ही उसमें, ये भी ध्यान रखना नहीं पता लगे एक पतली है उसकी तांबे की और सोने की थोड़ा मोटी है, तो फिर बनी सी बात है कि टाइट कौन सी होगी, सोने वाली होगी। लेकिन अगर एक ही उसमें है, बात ये आती है यहाँ पे, सेम साइज, सेम उसमें सेम चीजें हैं, तो सोना जो होगा वो लचीला होगा, उसको दाबोगे तो तुरंत फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी। तांबा नहीं टाइट होगा, दबेगा ही नहीं वो। या 18 कैरेट का देख लीजिए, 24 कैरेट का सोना देख लीजिए, 24 कैरेट में जेवर बन ही नहीं सकता। जो गहने बनते हैं वो कभी नहीं बन पाएंगे 24 कैरेट। हाँ, 22 में बनेगा या फिर 18 में बनेगा, और कुछ तो 16 में बना देते हैं। और हाँ रे, अब धीरे धीरे करके जाने कौन कौन कैरेट चलेंगे अभी, महंगाई होते हैं जाते देखते। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक्सपर्ट, अब थोड़ा सा आपको अनुभव हो गया, बात बता दिया गया, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन अब बहुत अगर वैसा ही आ जाए, बिल्कुल समझे में ना कि यार इसमें है कौन सा, वो भी वैसे ही वो भी वैसे ही, तो आजकल बहुत सी टेक्निकें होती हैं, लोग बना के उसको फ्लेक्सिबल बना दिए। तो वहां पे जब वो एक्सपर्ट के पास जाता है, तब वो बताता है कि भैया इसमें ये सोना है और ये गिलट है आपका, या ये तांबा है, या कितने कैरेट है, वो सब बता देगा। तो यहाँ पे ये जो अब्दुल रहमान बनाम स्टेट का केस मैसूर का था, स्टेट ऑफ मैसूर का, तो इसमें ये कहा गया था कि किसी भी विशेषज्ञ को कोई उपाधि लेना जरूरी नहीं है, कोई डिग्री हो उसके पास जरूरी नहीं है। बस ये है कि वो अपने काम में
मस्त रहता हो, काम का उसको अनुभव हो, बढ़िया अनुभव हो। तो अभी जैसे आप लोगों में से वजन, जैसे बकरों का व्यापार करने वाले लोग होते हैं ना, खाली बकरा खड़ा हो, देख के वो बता देंगे ये इतने किलो है, और एग्जैक्ट उतना ही उतरेगा, जरा भी कम ज्यादा नहीं होगा। तो अभी आप लोगों में से अगर मनुष्यों का व्यापार करने वाला हो तो बता देगा ये 54 किलो के, ये 58 किलो के, ये 60 किलो के, 65 किलो के, है ना, ये 49 किलो के, सब वैरायटी। आपका वेट 68 किलो, 72 कितना है? हाँ, है ना, 68 72 मतलब 76 ज्यादा हो गया। तुम्हारा कितना है? 49 52? ठीक। और तुम्हारा तो 57 58 होगा। क्यों, कितना है? 50 है, 58 ना, 57 58 आया ना, तो सही है। आ जाए 2 4 दिन अगर हम अंदाजा लगा ले खड़ा करा के, तो पता जाए, एग्जैक्ट बता देंगे इतना किलो है इसका, चल जाएगा सबका। वो हाइट के हिसाब से भी होता है, हर वही हर मेजरमेंट होते हैं। बंदा हाइटेड है, वजन होगा उसका। तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारा 80 है? हाँ, 80 से कम नहीं होगा, 80 से कम नहीं होगा तुम्हारा। हाँ, पक्का? आज नाप के स्लिप लेके आना कल। ठीक। तो कहने का मतलब जो चीज आप देखते हो ना, अंदाजा हो जाए। जैसे आलू के खेत होता है, अभी खेत में पता नहीं चलता कि इसमें क्या होगा। व्यापारी जाता है, वो थोड़ा सा चलता है, तुरंत बता देगा कि इसमें इतने बोरे आलू है। कहे उसने डिग्री लिया क्या, मेजरमेंट का, माप का? कुछ नहीं लिया ना उसने, वो सिर्फ व्यापार करते करते उसको अनुभव हो जाता है। जैसे हमको अनुभव हो गया कि कौन सा सवाल कहाँ बन सकता है, अनुभव हो गया। हाँ, भले वो हमको न रखे आयोग में, वो एक अलग बात है, लेकिन अनुभव हो गया कहाँ सवाल बन सकते, कैसे बन सकते, कोई भी आदमी हो किसी भी चीज में। ठीक है। महिलाओं को भी ऐसा नहीं है, नमक डालने का अनुभव होता है, एक्सपर्ट हो जाते हैं हर एक चीज का। ठीक, आप समझ में आ गया ना? जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ जरूरी क्या है। फिर इसी तरह जैसे 2 3 इसमें बातें थी। पहला तो ये सोने वाला हो गया। दूसरा ये हुआ कि अगर मान लो कोई दुर्घटना घटती है सड़क पर, ठीक है, अब वहां पे कोई साक्ष्य नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो अब किसको बुलाया जाए? तो यहाँ पे ये था कि इसके साथ कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा, कौन सी सिचुएशन रही होगी। तो वहां पे जो यातायात पुलिस होते हैं उनको भी एक्सपर्ट माना जा सकता है। ठीक है। बात समझिए नहीं सर? गूंगे और बहरे स्कूलों के जो प्रिंसिपल होते हैं उनको भी विशेषज्ञ माना जाता है। ठीक है। फॉरेन फॉरेन लॉ में बस इसमें 2 बातें हैं। 2 बातें ये कि क्या आप भारत में इंग्लैंड का लॉ पढ़ के इंग्लैंड में एज ए विशेषज्ञ एक्सपर्ट हो सकते हो? क्या भारत में इंग्लैंड का लॉ पढ़ के आप इंग्लैंड के लॉ के विशेषज्ञ हो सकते हो? हो सकते हैं। ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे? पढ़ना, सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उसका प्रैक्टिकल करना, उसका प्रैक्टिस करना। ठीक है। यानी यह है कि अगर किसी व्यक्ति को विदेशी विधि का विशेषज्ञ कहा जा सकता है, तो यह है कि वो लॉ पढ़ता हो और उस पर प्रैक्टिस करता हो। ठीक है। तो अनुभव उसको हो जाएगा, फिर बाद में वो भले ना पढ़े, छोड़ दे, लेकिन अनुभव के आधार पे वो विशेषज्ञ हो सकता है। जैसे प्रैक्टिस आप रेवेन्यू रेवेन्यू कोर्ट में आप कर रहे हो, आप सिविल में कर रहे हो, आप क्रिमिनल मैटर में कर रहे हो, है ना,
आपने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, वही एलएलबी के टाइम में पढ़ा था, आईपीसी वगैरह, सीआरपीसी वगैरह, है ना। तो अब क्रिमिनल के आप एडवोकेट हो, तो क्या क्रिमिनल में आपकी ओपिनियन ली जा सकती है? क्रिमिनल मैटर में बिल्कुल आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। अब आपको कि आप सिविल के एक्सपर्ट हो जाओगे? नहीं। आप रेवेन्यू के एक्सपर्ट हो जाओगे? नहीं। अब क्रिमिनल के रहो, ठीक। भले ही बहुत बड़ी बड़ी किताबें ना पढ़ी हो, डिग्रियां ना ली हो, जरूरी नहीं है। तो जैसे जो मुकदमा लड़ने वाला व्यक्ति जो होता है, जो शुरू से वो लड़ता ही चला रहा है, केस दर केस, केस दर केस, वो वकील से अच्छा जानकार होता है, एक वकील से अच्छा जानकार होता है, उस व्यक्ति की भी एक्सपर्ट ओपिनियन ली जा सकती है। कोई जरूरी नहीं, बस अनुभव के आधार पे, ठीक है। लेकिन आप किसी दूसरे विदेशी लॉ की बात है, तो अब वहां पे लॉ लिखा ही हुआ है कि विदेशी लॉ के बारे में, लॉ के बारे में ध्यान रखिएगा कि आप जो अनुभवी व्यक्ति है या जो प्रैक्टिशनर होता है, उसके सामने मैगजीन वगैरह नहीं प्रयोग की जाती, या कभी नहीं आती कोर्ट के सामने, कभी आती नहीं आती। तो अब पता चला कि किसी मैगजीन पे वो चीज बेस्ड है, तो वो बात कौन बताएगा? एक प्रैक्टिशनर नहीं जानता ना, नहीं उसको पता है। जैसे ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को बहुत सी अच्छी मेडिसिन के बारे में जानकारी नहीं होती, एमडी को होती है, क्योंकि वो उसी का विशेषज्ञ है। और जो एमडी के साथ रहते रहते जो लोग हो जाते हैं और एमडी साहब नहीं रहे, तो जो जिसके पास डिग्री नहीं है एमबीबीएस वगैरह की, लेकिन वो एमडी साहब के साथ रहता था बराबर, कंपाउंडर जिसको बोलते हैं ना, बिना पढ़ा लिखा, तो वो भी एक्सपर्ट हो सकता है दवाओं के बारे में, है ना। बात समझ गए ना आप अल्टीमेटली? तो ये विदेशी लॉ के बारे में, कि अगर विदेशी लॉ के बारे में हमें एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी है, तो ये जरूरी है कि वो कहीं का भी बंदा, अगर हम चीन का लॉ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और चीन की विधि पे हमें राय बनानी है, तो चीन से तो कोई वकील बुलाएंगे नहीं। अब खोजेंगे यार भारत में देखो कौन बंदा चीन से लॉ किया हुआ है, चीनी लॉ कोई व्यक्ति पढ़ा हुआ है, तो बोलेंगे हाँ साहब वो बंदा पढ़ा हुआ है। तो सिर्फ पढ़ा हुआ माने नहीं रखता, उसने उस पर कितना इम्प्लीमेंट किया, कितना टाइम दिया। खाली किताब लेके पढ़ के एक्सपर्ट नहीं हो जाता ना, नहीं तो ऐसे तो हर व्यक्ति एक्सपर्ट बन जाएगा, पढ़ने से अगर कोई बने तो बन जाएगा, नहीं। और अगर नहीं पढ़ा हुआ तो चीन में प्रैक्टिस जो किया होगा उसको बुलाएंगे, वहां बुलाओ उसको, क्या है वहां पे नियम का। तो विदेशी विधि के बारे में जो ओपिनियन बनानी है आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे बैंकिंग सिस्टम में होता है कि बैंकिंग का काम करने वाले व्यक्ति को, बैंकिंग का काम करने वाले व्यक्ति को क्या विदेशी बैंकिंग के बारे में या विदेशी बैंकिंग विधि के बारे में एक एक्सपर्ट माना जा सकता है? बैंकिंग का काम यहाँ पे भारतीय बैंकिंग का काम नहीं लिखा है, बैंकिंग का काम करने वाले जो ट्रेडर्स होते हैं। अब अगर उसकी जरूरत पड़ी तो क्या अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, जो भी हो, वहां की विदेशी बैंकिंग के बारे में, विदेशी बैंकिंग मतलब किसी भी देश का हो सकता है, तो उसको तो पता ही होना कि यहाँ पे ट्रेड ये चल रहा, वहां पे ये चल रहा, वो बंदा उसी में लगा हुआ है ना, बैंकिंग सिस्टम में पूरा देख रहा है। HSBC बैंक का नाम सुना है? कल इंडिया टीम जीती है महिलाओं की, पहला वर्ल्ड कप है ना। कैप्टन कौन था? हरमनप्रीत, कहाँ पे हुआ है? DY पाटिल स्टेडियम में। किसके विरुद्ध हुआ है? तो उसका कैप्टन कौन था?
ठीक है, तो ये सवाल आएगा इस बार, 100% रहेगा। अब किस रूप में रहेगा ये नहीं पता, लेकिन 100% एक सवाल रहेगा। तो अब इसको पूरा खंगाल डालना, और खंगाल किया ना, नहीं, अच्छा किया ना, प्रमोशन है वो, तब तो अमीर हो गई सब, है ना। यही होता ना कि एक रात में सारा गेम हो गया पूरा, करोड़पति अरबपति बन गए सब। हाँ, इसीलिए कहते हैं ना कि जब किस्मत बदल जाए कुछ भरोसा नहीं होता ना, इसीलिए कहते हैं लगे रहो, काम करते रहो। और उसमें बहुत से खिलाड़ी रही होंगी बेचारी, उदास रही होंगी, हार गई होंगी, किसी की सगाई लगी रही होगी, हाँ, कि अब की नहीं आओगे तो तुम्हारी शादी कर देंगे, तमाम तरह की उनके साथ दिक्कतें रही होंगी, जैसे आप लोगों के साथ रहते हैं, है ना। सेलेक्ट हो गई, सारा कुछ गेम अब उस उल्टा हो गया, अब गेम उल्टा हो गया, अब वो जब जब चाहेंगे तब करेंगे, है ना। तो इसको पूरा, जो चल रहा है ना, इसको पूरा कर लेना, ठीक है। एक सवाल है, अभी बता दे रहे हैं, अभी से एक सवाल इसमें और एक सवाल आपका नोबल से। तो करंट में 2 हो गए, 8 बचे हैं, ठीक है। करंट में 8 सवाल, 10 सवाल जो आएंगे वो रहेंगे ही रहेंगे। चलिए अब आते हैं मैटर्स ऑफ साइंस एंड आर्ट। मतलब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? विशेषज्ञ होने के लिए कोई जरूरी नहीं, स्किल जरूरी है, ठीक है। और अब विज्ञान और कला की क्या बात है साइंस में? साइंस में expert opinion is relevant on all question on point of science or art. The term science and art have not to taken in any technical sense, ध्यान दीजिएगा, but as including anything that required specialized knowledge, skill, study or experience, or is otherwise beyond the comprehension of a layman. तो यानी अब आपको ये एक चीज जरूर ध्यान देना कि आप लोगों के मन में ये तो नहीं आ रहा है कि सर बोल रहे हैं कि किसी डिग्री की जरूरत है तो डिग्री वाला बेकार है, ऐसा नहीं है। नहीं, वो तो हो ही सकता है, ये बात समझ ले। नहीं पता चला कि सर तो बोले थे कि वहां पे डिग्री की जरूरत ही नहीं है, तो डिग्री वाला तो बेकार है, इसको हटा दो। नहीं, वो भी हो सकता है ना। डिग्री की जरूरत नहीं, हमने ये बोला है, हमने ये नहीं कहा कि डिग्री वाला नहीं हो सकता, डिग्री की जरूरत नहीं। एक्सपर्ट होने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, और अगर है तो उसको डिनाई भी तो नहीं किया जा सकता ना कि यार इसके पास डिग्री, इसको बाहर करो, ये नहीं, दूसरा वाला लाइए, ऐसा नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे लेमैन भी चल जाएगा। अब लेमैन का मतलब ये कि साइंस में अगर हमें कोई ओपिनियन लेनी है तो टेक्निकली वो जानता हो जरूरी नहीं है। जैसे एक मैकेनिक होता है, वो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो अब उसने आया और लगाया और स्टार्ट कर दिया, चल गई। तो अब आप उससे ये पूछो कि भैया ये बताओ यार, ये इसमें गड़बड़ी क्या थी, क्यों ऐसा हुआ। अब उससे आप सवाल जवाब करने लगो तो वो उसका जवाब नहीं दे पाएगा ना, दे देगा? नहीं देगा। लेकिन वो उस चीज का एक्सपर्ट है, उसने स्टार्ट कर दिया, पकड़ लिया कमजोरी की, इसमें प्रॉब्लम क्या है, स्टार्ट कर दिया उसने। इसी तरह कला के बारे में, अब मान लो हम यहाँ पे कोई चित्र बनाए, अभी जैसे आपसे कहें कि मुर्गा बनाइए, आपसे कहें गाजर बनाइए, आपसे कहेंगे ऊंट बनाइए, आप कहें हाथी बनाइए, है ना। आपसे कहें मुरैला बनाइए, मुरैला जानते हो ना, मोर, पीकॉक, हाँ, हाँ, पर्यायवाची होती है उसकी, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर कैसे बनेगा, तो उसमें क्या होता है कि एक हर एक चीज का आर्ट, आर्ट इसीलिए कहते हैं ना आर्ट। तो अब आर्ट की बात आप बना दीजिए, तो कोई बात नहीं, आप कैसे बनाए हमसे इससे मतलब नहीं, बनना चाहिए। बारीकी है क्या, अब जैसे मान लो, अब आपको लग रहा होगा कि सर क्या ये सब बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं? अब कैसे बनाते हैं? कोई डिग्री तो हमने भी नहीं, आर्ट में कोई, हमने भी पीएचडी नहीं किया ना आर्ट में, कभी वो किया, बस ये था कि कभी जरूरत पड़ती है बना देते। तो पहले एक डब्लू बनाया जाता है, डब्लू,
बड़ा से W बनाओ, फिर इसके नीचे U बना दो। अब इसको चाहे मोर बना दो चाहे मुर्गा बना दो। मोर ऐसे नहीं बनता है। मोर बनाने के लिए अंडा बनाना पड़ता है। अब जैसे अंडा, अंडा ऐसे बनाओगे, अंडे का आकार जो दिया जाए तो वो दे दो, आप मुरेला बन जाएगा। तो मोर है ना। आइए इसको मुर्गा बना दो बेचारे को। इसका यहाँ से सब खेल होता है पूरा, है ना। इसको और बढ़ा दो। तो यानी यहाँ पे आप कोई बहुत सी चीजें होती है क्रॉफ्टिंग ड्राफ्टिंग में ना। एक तरह बन गया मुर्गा। हाँ जो यार उसमें उसमें थोड़ा उसका उसकी मुंह थोड़ा लंबा होता है ना, उसको ऐसे करके थोड़ा ऐसे ना, इसका ये करना पड़ता है, उसके पर बड़े बनाने पड़ते हैं, इसके नीचे रखने पड़ते हैं, है ना। ठीक है, ये ऐसे दोनों बड़े। हाँ, यहाँ पे इसका वो रहता है, दोनों हो गया, हो गया मोर हो गया। ये सब चीजें होती है। तो अब यहाँ पे जब कभी कोई चीज होती है तो लोग पूछते हैं ना कि यार गांव में कोई बना लेता है क्या। हाँ, हाँ, मिर्चा बनाना, बैगन बनाना, है ना, सब आर्ट होता है। अब ये जो पढ़ा होगा, जो टीचर होता है वो बारीकियों को जानता है कि किस चीज को कैसे बनाया जाता है। जैसे आपका भी बहुत से आर्टिस्ट होते हैं ना, आपका भी वो बना देंगे, पूरा स्केच बना देंगे, पूरा पूरा आदमी बनाना है तो कैसे बनाना है ना। ठीक। तो उनमें थोड़ा से सधे हुए हाथ की जरूरत होती है, टाइम की जरूरत होती है। तो क्लियर हो गया है ना। तो जरूरी नहीं है, अब हमने आर्ट में कोई डिग्री नहीं लिया है, न कभी पढ़ा है, तो बनती है, आती थोड़ी थोड़ी जरूरत भर की। तो कहने का मतलब कि उस साइंस का या उस कला का जो भी एक्सपर्ट बंदा है, हम उससे ये उम्मीद नहीं करेंगे कि ये बहुत बारीकियों को भी जानता होगा, जरूरी नहीं। साइंस का बहुत बड़ा जानकार होगा, जरूरी नहीं। अब हमें जरूरत इतनी सी बात है कि भैया ये बताओ कि इसका जो चाकू दूसरे के गले पे पहुंचा थी, कैसे पहुंचा, कौन सा ऐसा नियम कानून है ना। तो अब वो कौन बताएगा। जैसे इसमें केस भी है। अ, इसमें एक केस है कि अभियुक्त पर आरोप था कि उसने मृतक के गले को काट दिया और काट कर उसने हत्या की थी। उसने अपने बचाव में ये कहा कि जिस समय मृतक ने उस पर हमला किया उसके हाथ में चाकू था, जो हाथ से निकल गया और उड़ता हुआ मृतक के गले में जा पहुंचा। अब सोचना जरूर, समझना। इसलिए प्रश्न था कि मृतक को जानबूझकर मारा गया था या अचानक उसे चोट लगी। उसके हाथ पर भी कुछ जख्म के निशान थे, जिसे डॉक्टर को मृत्यु के कारण पर प्रकाश डालने के लिए बुलाया गया। उसने बताया कि हाथ के जख्म उस समय लग सकते हैं जब वो हाथ से गले को चोट लगने से बचा रहा हो। दिया है। द accused was prosecuted for murder by cutting his victim's throat. His defense was that she had a knife in her hand when he hit her arm, with the result that the knife flew off, striking her throat. Thus, the question was whether she was deliberately injured or accidentally. अब प्रतीक्षा का गला काटने की तैयारी की जाए और एक चाकू लाया जाए, ठीक है। अब वही है कि ये कैसे हुआ कि गला इनका काटने की तैयारी हो गई। अब जब गला कटते हुए आदमी का या गले पे चाकू देखकर आदमी की ताकत दोगुनी हो जाती है। और उसके सपोर्ट में जो साइड में खड़ा था वो भी बंदा बैठा हुआ था, खड़ा था। तो इस ऐसी सिचुएशन में आदमी जो होता है वो उसको दिनहीन अवस्था में देखता है, जो जिसका गला कट रहा होता है। उसने क्या किया कि
इतनी तेजी के साथ हाथ का फोर्स लगाया और उसके हाथ में मारा कि वो चाकू उल्टा होके जो साइड में खड़ा था या उसी के उसमें घुस गया, वो खुद ही मर गया, या उसके साइड में जो खड़ा था वो मर गया। तो अब ये 3 लोगों के सिचुएशन में ये कंडीशन कब आ सकती है? अब एक्सपर्ट को बुलाइए, कैसे हो सकता है? तो अब इस जो बच गई उसके हाथ में चोट का निशान था, उसके हाथ में चोट का निशान, तो इसका मतलब कि इसने जानबूझकर नहीं मारा, जानबूझकर नहीं, जानबूझकर मारा होता तो हाथ में चाकू होता, काहे आराम से मारा होता, इंजर्ड नहीं होता। तो सिचुएशन, अब इस सिचुएशन कैसे हो सकती है समझना पड़ता है। तो वहां पे एक्सपर्ट को बोले, डॉक्टर से बोला कि कैसे हो सकता है, बोला ऐसे ऐसे हो सकता है। फिर उसमें ना गला इधर से कटा कि इधर से कटा। अब वो नीचे से गया, नीचे से मारा होगा तो चाकू का दिशा किधर हुआ होगा, तभी वो चाकू ऐसे घुसा होगा, वो दिशा भी बता दिया उसने। तो ये एक्सपर्ट जो देखता रहता है उसी को बताओ। जैसे बहुत से वकील होते हैं ना, खाली अडरवा का लास्ट में पढ़ते समझ लेते हैं कि क्या मामला रहा होगा, समझ गए तुरंत, है ना, आगे कुछ सुनते नहीं वो, इसीलिए आप बताते रहते हो पूरी कहानी, वो कहते हाँ हाँ ठीक है चलो होगा, समझ गए। डॉक्टर होते हैं, जाके आप बैठे तुरंत देखे और दवा लिख दिए। अब आप उनको कहानी बता रहे हो, साहब ऐसे था, बहुत परेशान हुए साहब, बोला, दवा लेने जाइए। 1 सेकंड का काम होता, 2 सेकंड, बैठ के आप कहानी सुनने लगे तो पता लगा काम हो गया वो। तो एक्सपर्ट यही होता है, ठीक। डॉक्टर आप एमबीबीएस कर लो, प्रैक्टिस ना करो, आप वकालत सब ले ना, सबके पास डिग्री है ना एलएलबी की। आज से बोल दिया जाए कि जाओ एक माफीनामा लिख के आओ फला कोर्ट में, आ जाओगे लिख के, 20 जगह पूछोगे, लेकिन वहीं पे एक वकील साहब का मुंशी गया, फिर तुरंत गया, निकाला, फटाफट लिखा, जमा कर दिया, चला है। तो वो आपसे जो आदमी कहता है ना तुमसे अच्छा तो वो है जो बिना एलएलबी किया हुआ बंदा है, होता है कि नहीं होता? तो बात समझ, तो हमें बारीकियों पे नहीं जाना, बस इतनी सी बात है, यानी कि साइंस का विशेषज्ञ है, आर्ट का विशेषज्ञ है, तो हमें उसकी बारीकियों पे नहीं जाना है, ठीक है, कि वो बहुत बड़ा वो होना चाहिए, जानकार होना चाहिए, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। आर बनाम मेसन का जो केस आपको मैंने दिया था, उसमें यह था कि मृत्यु कारित करने वाले घाव, whether the fatal wounds in questions could have been inflicted by the disease himself or only by someone else, the opinion of a medical man would have been relevant, although the doctor in that case had not seen the body and had only heard the witness. At his opinion on the basis of the fact was held to be relevant. यानी कि मृत्यु कारित करने वाले घाव मृतक द्वारा स्वयं किए जा सकते थे या केवल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। चिकित्सा विशेषज्ञों की राय सुसंगत होती, और यद्यपि डॉक्टर ने इस मामले में मृतक के शरीर को नहीं देखा था और केवल गवाहों को सुना था, तब भी गवाहों द्वारा बताए गए तथ्यों के आधार पर डॉक्टरी राय को ग्राह्य किया गया, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट एक्सपर्ट राय के रूप में प्रयोग की जा सकती है, यानी कि उसका उपयोग किया जा सकता है, केमिकल एग्जामिनर। जैसे होता ना कि आपने गोली अपने से मार ली, आपने गोली अपने से मार ली, तो अब उसको कैसे प्रूफ किया जाए कि गोली अपने से मारी कि ये किसी ने मारी? तो सटा के तो कोई दूसरा भी मार सकता है ना, सटा के आप भी तो मार सकते हो, तो वहां पे मामला फंस जाएगा ना। लेकिन अगर विटनेस बता रहा है कि नहीं साहब फला व्यक्ति ने मारा है, तो डॉक्टर बोलेगा कि
अब डॉक्टर को एक्सपर्ट के रूप में बताइए, गोली कितनी दूर से लगी, कैसा घाव था, पूरी चीज उसने एक्सपर्ट के रूप में एक्सप्लेन कर दिया कि साहब नजदीक से गोली मारी गई है, सटा के मारी गई है। तो वहां पे आप नहीं पता था कि अपने से मार लिया कि किसी ने मारा है, मसला फंस जाता ना ऐसे में। तो और मारने वाले में भी कई तरह दूर से मारा है, तो अब गवाह बोल रहा है कि नहीं नजदीक से मारा है, रिपोर्ट में भी आ रहा है कि नजदीक से गोली लगी। तो नजदीक से गोली लगना ही एक्सपर्ट ओपिनियन की बात को मानना, तो अगर नहीं नजदीक से लगी है तो इसका मतलब ये किसी दूसरे ने हो सकता मारा हो। और फिर दूसरे से ने जब मारा होगा तो किस दिशा से मारा होगा, सारी चीजें सिचुएशन लिखी जाती हैं, किस दिशा से गोली आई, किस साइड में लगी, तो सारी चीजें फिर वहां पता चल जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो बंदा बाएं हाथ का होता है, बाएं हाथ से उसने अपने ऊपर कोई वार किया, जैसे अब उसको हाथ काटना होगा, ये वाला हाथ काटेगा तो बाएं हाथ से तो नहीं कट सकता ना, दाहिने हाथ से कटेगा, बायां हाथ दाहिने हाथ से कटेगा। तो अब इस हाथ को कोई दूसरा व्यक्ति अगर काट दे, या अपने से ही काट ले और दूसरे पे ब्लेम लगा दे, और घर वाले कहे कि साहब ये तो दाहिने हाथ से सब काम करता था, इसका दाहिना हाथ कैसे कटा, घर वाले झूठ बोल गए। अब उस झूठ को पकड़ने के लिए एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा। तो बोले साहब ये दाहिने हाथ से काम करने वाला बंदा काट ही नहीं सकता, और ये बंदा जिसका हाथ कटा ये दाहिने हाथ वाला बंदा था, ये तो घर वाले कह रहे हैं ना। लेकिन अब बाद में ये पता चला नहीं, जब दाहिने हाथ वाला दाहिने हाथ से नहीं काट सकता तो बाएं हाथ का साबित करना जरूरी है ना कि ये बाएं हाथ का बंदा था, बाहरी कोई व्यक्ति आया नहीं, तो दाहिने हाथ वाला दाहिने हाथ से कैसे काट लेगा। तो पता ये चला कि नहीं साहब वो बाएं हाथ से लिखता भी था, सारे काम वो बाएं हाथ से करता था, और जब लेखन लेखन उसका बाएं हाथ से पकड़ गया तो सारी चीजें ओपन होती चली गई। तो वो पता ये चला घर वाले झूठ बोल रहे हैं, तो दाएं हाथ का था, दूसरे पे ब्लेम लगाने के लिए काट लिया, जैसे दूसरे को फंसाने के लिए लोग क्या क्या कर देते हैं आजकल। ठीक, चलिए। हाँ, अब हस्तलेख और अंगुली चिन्ह इनके बारे में क्या है, ये आपका इलस्ट्रेशन में भी हो गया था उधर। ये उंगलियों के निशान, पैरों की छाप, हस्तलेख साबित करने के लिए ग्राह्य होता है। अब किसी प्रोनोट पे या किसी एग्रीमेंट पे कौन बंदा साइन किया है, वो अगर किसी देखने वाले के सामने किया है तो वो साबित कर सकता है, वो उसका एक्सपर्ट हो सकता है, या जो जिसके साथ हमेशा रहता हो वो एक उसका एक्सपर्ट हो सकता है, या जो जिसके बिजनेस या कारोबार के अनुक्रम में है वो एक्सपर्ट हो सकता है। अब जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए आप किसी के अंडर में वकालत कर रहे हो, ठीक है। अब तमाम वहां पे क्लाइंट आते हैं, सबका आप साइन बनवाते हो और लिखवाते हो, है ना कुछ लिखवाते हो, साइन करते हो। अब आप देख रहे हो कि ये बंदे की ऐसी राइटिंग है या इस तरह से ये लिखता है। अब जिसके सीनियर जो आपके हैं वो नहीं रहे, मामला कुछ फंस गया, अगले ने कहा कि नहीं साहब ये तो उनकी राइटिंग है ही नहीं, तो अब क्या किया जाए। अब ये हो कि भैया वकील साहब तो है नहीं, अब कौन साबित करेगा, बोले उनका जूनियर जो रख रखाव करता है उसको बुलाइए। उसको ये नहीं बताया जाए कि मामला क्या है, उसे ये बताया जाए कि ये बताओ ये राइटिंग पहचान सकते हो आप, तो देखेगा "हैं, ये तो मेरे क्लाइंट की राइटिंग है", तुरंत बता देगा ऐसा मेरे क्लाइंट की राइटिंग है, कोई प्रूफ है आपके पास, हाँ सर है, निकाल के लाया दिखा दिया, खत्म कर, एक्सपर्ट हो गए आप साबित करने के। ठीक है, तो इनमें यही होता है। अब इसी तरह अंगुली के चिन्ह जो होते हैं वो भी होता है। एक सवाल मैंने पढ़ा था कि याद नहीं आ रहा मुझको, वो ये मिला भी नहीं अभी, कि जो अंगुली चिन्ह है उस अंगुली चिन्ह में क्या पैरों के अंगूठे भी आते हैं, तो पक्का पैर, पैर का अंगूठा, नहीं वो तो हो गया, लेकिन क्या वो इसमें आएगा, इसको देखना है।
तो नहीं, ये तो तक तो था, यानी थंब इम्प्रेशन ये वो सब सब आता है, लेकिन अंगूठे, पैर के अंगूठे के निशान शायद उसमें नहीं आता। वो मुझको देखना, कहीं पढ़ा था मैं, याद नहीं आ रहा कहाँ पे पढ़ा था मैं। तो अब उसको देखना, देख के बताऊंगा। बाकी पैर के निशान पूरे जैसे होता ना, कि जो पैर की पूरी छाप जो होती है ना, कहाँ पे ये प्रयोग की जाती है, पैर पैर की छाप? नहीं, और कहीं पे किसी संस्कार में होता है? किसी संस्कार में प्रयोग होता है पैर की निशान? हाँ, होते हैं ना। हाँ, पैर के निशान लिए जाते हैं ना उसमें। हाँ, कहीं देखा था मैं। शुभ है अशुभ है क्या होता है ना, शुभ अशुभ देखा जाता है। हाँ, उसमें भी दो तीन तरीके, एक लोगों का पैर फ्लैट होता है पूरा, तो जिनका पैर फ्लैट होता है वो सेना में नहीं जा सकते। ना, हर चीज का अलग अलग नियम कानून है। हाँ, नहीं आता ना अंगूठे का, पैर का। हाँ, हाँ बस वही तो बायोमेट्रिक में। हाँ, वो मैं एक किताब थी, एस के पांडे की किताब थी, उसमें मैंने पढ़ा था। 2008 या 9 में पढ़ा था मैं उसको। एस के पांडे की किताब है, आज लाया हूँ खोज के, अब उसी पढ़ना था उसी को। उसी में देखना था कि ये कल से मुझको कोच रहा था, क्योंकि और किताबों में है नहीं कहीं पे ये है या नहीं है। तो मुझे याद था कि मैंने उसी किताब में पढ़ा था। तो आज उसको देखना, तो अब हो गया। तो नहीं होता है, पैर के अंगूठे के निशान नहीं होते। अब मतलब प्री में दे दिया, तो आपने कहा अंगुली छाप तो है भाई, है ना, फिंगरप्रिंट तो आपने लगा ही दिया। फिंगरप्रिंट किस किस किसका होता है? फिंगर, फिंगर किसको कहा जाता है? पैर के उसको क्या बोला जाता है? पैर के उंगलियों को। वो तो टो तो अंगूठे को बोला जाता है, उंगलियों क्या बोला जाता है? फिंगर बोलते हैं पक्का? हाँ हाँ, वो तो अंगूठे का हो गया। अब फिंगर सब होते हैं। फिंगर बोला जाता है पैर के उसको, पैर की उंगलियों को फिंगर ही बोला जाता है। और भिंडी को क्या बोला जाता है? क्यों? लेडी फिंगर बड़ी नुकीली होती है ना। वो उससे नहीं बोला जाता उसको, वो जो नाखून बड़े बड़े रख लेती है ना रीछ की तरह, और फिर उसको वो कर लेती है उसको, तो इसलिए उसको फिंगर, लेडी फिंगर बोला जाता है। हम्म। अदर टेक्निकल मैटर्स, अदर टेक्निकल मैटर्स में ये कि जैसे टाइप राइटिंग का मशीन है ना, तो इसमें यही था कि क्या ये आर्ट में आएगा, कला में आएगा, किस में आएगा। तो पहले तो नहीं माना, जैसे बैलिस्टिक विशेषज्ञ होते हैं कि कौन सा गोला बारूद कहाँ से कितनी दूर आया, तो इनके बारे में क्या था। तो इनको भी आर्ट माना गया, आर्ट के अंतर्गत रखा गया, ठीक है ना। टाइपराइटर, टाइपराइटर नहीं जानते हो? हाँ, हाँ। तो इसे हनुमंत बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस जब आप पढ़ोगे ना, तो उसमें समझ में आ जाएगा। पहले नहीं माना था सुप्रीम कोर्ट ने, बाद में मान लिया था। हम्म। तो बैलिस्टिक विशेषज्ञ भी आते हैं, और टाइपराइटिंग की सब साइंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यानी विज्ञान का विषय बनना चाहिए। क्या क्या? किसी औजार का प्रयोग किया गया, कितनी दूरी से गोली चलाई गई, गोली की दिशा क्या थी, शिकार क्या था, शिकारी क्या था, ठीक है, दोनों की पारस्परिक दिशा क्या थी, क्या दुर्घटना हो सकती थी या आत्महत्या की जा सकती थी, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो थी, उन्होंने बाद में इसको कर लिया। हनुमंत वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें चार पांच बातें हैं, लिख लो कहीं पे एक जगह। यानी अभी हम टाइप लेख को, अभी हम किसी भी उसमें ना तो विज्ञान में लेते हैं ना तो आर्ट में लेते हैं, ठीक है, अभी नहीं लेते हैं।
लेकिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि लेना चाहिए इसको, धारा 45 के अंतर्गत एक्सपर्ट की राय में इसको शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, ये बात चल रही है, तो लिखिएगा, पहले हिंदी वाले लिख लो फिर इंग्लिश वाले लिख लो चाहे तो। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि बैलिस्टिक विशेषज्ञों की राय, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि बैलिस्टिक विशेषज्ञों की राय निम्न परिस्थितियों में ली जा सकती है। तो ये संगम वाले जो हैं, हाँ, पहले चलो लिख दिए क्या, चलो तो अभी बाद में लिख देना, याद दिलाना भी। द सुप्रीम कोर्ट इन अ नंबर ऑफ केस that a ballistic expert can give, that a ballistic expert can give evidence to assist the court to establish, to assist the court to establish, नंबर एक, द काइंड ऑफ वेपन यूज्ड, हिंदी में किस प्रकार का औजार प्रयोग किया गया था, द काइंड ऑफ वेपन यूज, किस प्रकार का औजार प्रयोग किया गया था, हो गया। दूसरा पॉइंट, द डिस्टेंस फ्रॉम विच द शॉट वाज फायर्ड, कितनी दूरी से गोली चलाई गई थी, द डिस्टेंस फ्रॉम विच द शॉट वाज फायर्ड, कितनी दूरी से गोली चलाई गई थी। तीसरा, द डायरेक्शन ऑफ द फायर, द डायरेक्शन ऑफ द फायर एंड द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द विक्टिम एंड द असाइलेंट, गोली की दिशा, शिकारी तथा शिकार, दोनों की पारस्परिक दिशा, गोली की दिशा, शिकारी तथा शिकार, दोनों की पारस्परिक दिशा, हो गया। नेक्स्ट फोर्थ, क्या यह दुर्घटना हो सकती थी, वेदर इट वाज अ केस ऑफ एक्सीडेंट, वेदर इट वाज अ केस ऑफ एक्सीडेंट, सुसाइड और मर्डर, क्या यह दुर्घटना हो सकती थी या आत्महत्या थी या हत्या थी। फिफ्थ पॉइंट, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेपन यूज्ड, प्रयुक्त औजार की पहचान, evidence of dog tracking should also be admissible, evidence of dog tracking should also be admissible किस उसमें लोगे, एज साइंटिफिक एविडेंस, अब्दुल रज्जाक बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कुत्ते की सहायता से, अब ऐसे लिख देना, हाँ, कुत्ते की सहायता से की गई खोज को भी विज्ञान का विषय मानना चाहिए, कुत्ते की सहायता से की गई खोज को भी विज्ञान का विषय मानना चाहिए। अब्दुल रज्जाक बनाम महाराष्ट्र राज्य 1970। अब लिखिएगा, एक लाइन और नीचे लिख दीजिएगा, टाइप को कला या विज्ञान का विषय मानना चाहिए था, टाइप को
कला या विज्ञान का विषय मानना चाहिए था, जैसे कि बैलिस्टिक विशेषज्ञों का माना जाता है। जैसा कि बैलिस्टिक विशेषज्ञों का माना जाता। टाइपराइटिंग कुड हैव बीन रिगार्डेड एज अ मैटर ऑफ साइंस और आर्ट। Typewriting could have been regarded as a matter of science or art, just as the evidence of ballistic expert can just as the evidence of ballistic expert is admissible as a matter of science or art। जैसे इसको मान लिया गया वैसे उसको भी मान लेना चाहिए। ठीक है, चलिए कल इसका आप वो देखते हैं हम लोग, मिस्टर रोहिब। ठीक, केस लॉज हो गया, सब हो गया इसमें। अब कल हम लोग इसका वैल्यू देखेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन वैल्यू क्या होता है, एविडेंसरी वैल्यू, कोरोबोरेशन नॉट नेसेसरी ड्यूटी। कल कल के सेक्शन जरा मैं अभी बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। कल हम लोगों का कल पहले वो लेंगे हम लोग सेक्शन 46 से 50। ठीक है, और उसमें 2 कैटेगरी करके पढ़ना, आप लोग जाके खुद ही पढ़ लेना, कल फिर उसको समझाएंगे। हाँ हाँ हाँ, उसमें मसला क्या होता है ना, देखो वो थोड़ा से बस टर्म्स याद रखना उसमें, बाकी और कुछ है नहीं। टर्म्स याद नहीं रहने की वजह से वो घुमाता बहुत है। एक तो सिविल मामला और क्रिमिनल मामला, जैसे एडमिशन और कन्फेशन होता है ना, तो यहाँ पे कैरेक्टर की बात होती है। कैरेक्टर मतलब शील। तो शील क्या होता है पहले तो हम लोग इस पे बात करेंगे, कैरेक्टर क्या होता है। फिर सिविल मैटर में तो सेक्शन पुराना, यानी 46 और 50 सिविल। ठीक है, हाँ, और बीच के दोनों जो है वो क्रिमिनल। ठीक है, तो वो रेप से रिलेटेड है, पहला और लास्ट वाला ये सिविल से रिलेटेड है। और उसके बाद यानी कि हाँ 47, 48, 49, ठीक है, ये क्रिमिनल से रिलेटेड है। तो रेप भी क्रिमिनल में आता है ना, तो ये क्रिमिनल में आते हैं। तो अब सिविल और क्रिमिनल 2 बातें हो गई। ठीक, अब इन 2 बातों में चरित्र की बात है। चरित्र की बात ये है कि आपसे कोई घटना घटी, मान लो आप एक्सीडेंट हो गया, तो क्या आपका एक्सीडेंट, आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, तो क्या वहां पे ये बताया जाए कि नहीं ये तो बहुत सीधे साधे आदमी है और इनसे एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, तो क्या ये मान लिया जाए? नहीं। अब क्रिमिनल मैटर में आपको कोई कह रहा है यार ये तो बहुत अच्छे आदमी थे भाई, ये ऐसा काम कैसे कर सकते हैं, ये तो बहुत रेपुटेड पर्सन थे, उसमें ख्याति भी आती है, बहुत प्रसिद्ध आदमी, तो इनसे ये कैसे हो सकता है, अपराध कैसे हो सकता है? तो जैसे ये बात आप बोलोगे या आपके पक्ष में जब ये बात जाएगी, तो अभियोजन तुरंत उसके कान खड़े होंगे कि अच्छा बड़ा दूध का धुला हुआ है, तो आपके बुरे चरित्र को उखाड़ना शुरू कर देगा। ठीक, तो बस इतनी सी बात इसमें है, कल पढ़ के आना, इसको कल समझाएंगे। तो सील का साक्ष्य कब रिलेवेंट होता है, कब इररिलेवेंट होता है।
तो आपकी सिधाई, आपका नेकी, आपकी अच्छाइयां वो सुसंगत नहीं होती। अगर वो हम सुसंगत मान लें तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगी पता है? प्रॉब्लम ये आएगी कि जज साहब बायस्ड हो जाएंगे तुरंत। इसलिए इसको माना नहीं जाता। आपके कैरेक्टर को रिलेवेंट नहीं माना जाता है। ये कुछ जगहों पे हमें मानना पड़ता है। हाँ, गुड कैरेक्टर, ठीक है। तो ये कल हम लोग देखेंगे। तो गुड कैरेक्टर, बैड कैरेक्टर, कल लोग अपना अपना चरित्र सब सही करके आना, ठीक है। जिसका जो चरित्र, ठीक। तो यहाँ पे नहीं, इन शॉर्ट ये 45, 46, 47, 48, 5 सेक्शन कल इनको निपटा के कल इसको फिनिश करके पार्ट 3 पे पहुंचते हैं हम लोग। पार्ट 1 हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पार्ट 1, चैप्टर 1 नहीं, पार्ट 1 किसके बारे में बात करता है? पूरा एविडेंस कितने पार्ट में बटा हुआ है? पहला पार्ट, दूसरा पार्ट तथ्यों की सुसंगति। कल से ये तथ्यों की सुसंगति 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 खत्म। फिर भाग 3 ऑन प्रूफ। अब सबूत साबित करिए, अब आप प्रूफ दीजिए। जो रिलेवेंट होगा वही तो करोगे ना, ये कर लोगे, वही करेंगे ना। भाई अगर हमको सुबह खड़ा चना नहीं सूट करता है तो खा लोगे? सुसंगत है? नहीं। अब ये प्रूफ करो कि आपको खड़ा चना नहीं हजम होता है। अब ये कहो कि सर हम घोड़े तो है नहीं कि खड़ा चना खाने के बाद हजम हो जाएगा। प्रूफ करना है आप। तो अब ये कह देना कि हम घोड़े नहीं है तो नहीं, इससे नहीं प्रूफ होगा। आप खा के दिखाइए, खा के ये रखा जाएगा, खा के बैठो थोड़ी देर में, उल्टी हो जाएगी तो मान लेंगे नहीं साबित हुआ, तो साबित हो गया कि आपको हजम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हजम कर गए फिर मांगने लगे दूसरे दिन, तो फिर खुद लेके आना। पहले दिन तो हम खिला देंगे, दूसरे दिन ठीक है। तो जो सुसंगत है वो बातें हो चुकी है। रिलेवेंट क्या होता है, रिलेवेंसी क्या होती है, वो सारी चीजें कल से खत्म होंगी। जैसे अभी रिलेवेंसी की बात आई कि बुरा चरित्र और अच्छा चरित्र किन मामलों में सुसंगत होगा, किन मामलों में सुसंगत नहीं होगा। अभी हमने कहा कि अगर अच्छे चरित्र को हम सुसंगत मान ले तो जज साहब कहेंगे यार अच्छा आदमी है तो इससे तो गलती हो ही नहीं सकती थी, प्रूफ लगता है गलत दिया है, तो बायस्ड हो जाएगा वो, तुरंत उसके मन में आएगा। या अगर बुरे चरित्र आपको दी साहब ये 10 बार का दोषी व्यक्ति है, तो जज साहब कहेंगे चलो लिखो इसके अगेंस्ट। ऐसा नहीं होता है। इसीलिए उस दिन पढ़ा था ना कि हर मुकदमे का हर परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अलग, पढ़ा था ना हमने किस सेक्शन में? 30, 31। कहाँ पे पढ़ा था कि एक ही मुकदमे की चीजों को दूसरे मुकदमे में प्रयोग नहीं किया जाएगा? 30 में, ठीक। इसीलिए भाई अगर आप पहले के दोष सिद्ध हो, दोष सिद्ध हो, आपको 3 साल की सजा हो या 6 साल की सजा हो किसी एक्सीडेंट में, तो आप क्या फिर मान लिया जाएगा कि आप ऐसे ही करते होगे? या उस केस को लगा दिया जाए कि साहब ये पहले भी कन्विक्टेड हो चुका है, दोषी हो चुका है, दोष सिद्ध हो चुका है? तो नहीं, ये कुछ जगहों पे मानना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा होता ना कि बार बार ये बंदा क्यों हो रहा है भाई? भाई एक बार तो मान लो हो सकता है, कोई भी बार बार क्यों हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो है। तो कल सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वो सुसंगत होगा नहीं होगा कल इसी पे आपके चरित्र की बात है, आपके शील की बात है, ठीक है। कैरेक्टर मतलब चरित्र ही होता है, ठीक है। सब कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आज तक किसी का खराब हुआ है? सबका बढ़िया रहा, उत्तम रहा या अति उत्तम रहा, मतलब तो गलत लिखा है फिर तो। अति उत्तम तो हो ही नहीं सकता। किसी भी बच्चे का कैरेक्टर अति उत्तम नहीं हो सकता है। एक आध छोड़ दो, जैसे सैफ का अति उत्तम हो सकता है, बाकी किसी का इसमें अति उत्तम नहीं हो सकता है। अति उत्तम मतलब सुपर क्वालिटी का, जहां पे कुछ नहीं, कुछ दुनियादारी से कोई मतलब नहीं।
है ना, कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, तो उत्तम है, लेकिन अति उत्तम। तो पहले ये बात मुझे याद आ रही है, पहले सर्टिफिकेट में कक्षा 5 में लिखा जाता था चरित्र अच्छा है, अच्छा लिखा जाता। हम लोगों में टीचर दूसरे आए तो उन्होंने अति उत्तम लिख दिया। अब जब वो आया लिख के, तो अब जो गांव पढ़े तो कैसा रहा तुम्हारा चरित्र, तो अति उत्तम। उसके में तो अच्छा लिखा हुआ, तुम्हारे में अति उत्तम कैसे लिखा हुआ, इसका मतलब तुम कहीं गड़बड़ की हो। अब वो चर्चा का विषय बन गया कि अति उत्तम क्यों लिखा है इनमें, अच्छा लिखना चाहिए था ना, अच्छा तो अच्छा, अब अति उत्तम क्या पता कि वो उससे भी ऊपर होता है। बात समझ रहे हो? तो गांव में लोग कहे उनका लड़का जो है वो आचरण में नहीं अच्छा, अति उत्तम लिख दिया उसमें, सब में अच्छा लिखा, उनके में अति उत्तम लिख दिया, है ना। तो कभी कभी चीजें ऐसे होती हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट उसमें आइए आप लोग।